जय हिंद दोस्तों। तो आज स्टैटिस्टिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग साथ में मिलकर के, जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज, अर्थात हिंदी में उसको कहा जाता है विभाजन मूल्य। तो क्या होते हैं विभाजन मूल्य, इसको जानें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक से लेकर के मीन मीडियन मोड मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, जीएम, एचएम से रिलेटेड मैंने आपको 35 वीडियोस प्रोवाइड कराए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, उन वीडियोस को ही केवल सही तरीके से आप स्टडी कर लें तो भी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं स्टैटिस्टिक्स का एक मैक्सिमम पोर्शन आपके साथ में साझा करूंगा, ताकि चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप उनको समझ सकें। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। यदि आपके लिए आवश्यक हो तो जरूर देखिएगा, या फिर अपने उन साथियों के साथ उसको साझा जरूर करिएगा जो इस समय ऐसे सेमेस्टर या सब्जेक्ट की पढ़ाई ऐसे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं जहां पर उनको ये सब्जेक्ट ऐसे अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टीशन वैल्यूज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि क्या होते हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो देखिए, जब बात करेंगे पार्टीशन की, तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है? विभाजन करना। पार्टीशन मतलब विभाजन कर देना। किसी बड़े समंकमाला को जब टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है ये पार्टीशन किया गया है। सूचनाएं जब एकत्र करी जाती हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित करी जाती हैं। फिर उन सूचनाओं से हम क्या करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी में जाते हैं और मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन करते हैं, जीएम या एचएम का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर बात वहां पर करी जाए मीन की, तो उसने औसत रूप से बता दिया था पूरी समंकमाला का, सब चाहे जितनी बड़ी समंकमाला हो उसका औसत बताया था। बात मोड की करें तो उसने मोस्ट फैशनेबल आइटम को टच किया था, मतलब जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी थी उसको टच किया किसने? मोड ने। बात अगर मीडियन की करें तो उसने केवल 2 भागों में किसी भी समंकमाला को तोड़ दिया। प्रतिशत में निकालना हुआ, कैलकुलेशन हमको करनी हुई तो हमने जीएम का यूज किया, और अगर चाल वगैरह की कैलकुलेशन हमको करनी हुई, गति की कैलकुलेशन करनी हुई, तो हमने एचएम का यूज किया। अब समंकमाला इतनी बड़ी होती है कि अगर उससे केवल एक के आधार पर हम डिसीजन ले लें, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये मेथड्स कहां यूज होते हैं? व्यवसाय में यूज होते हैं। तो व्यवसाय में इनका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यवसाय से रिलेटेड हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। किसके माध्यम से? इन्हीं जो कैलकुलेशन, जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके आधार पर जो कैलकुलेशन हमने करी है उसके बिहाफ पर ही हमको डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए कोई एक ही वैल्यू पर चले जाएं और उसके आधार पर डिसीजन ले लें, ये न्याय संगत नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है? जो भी समंकमाला है उस समंकमाला को अन्य कई टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर उसका कैलकुलेशन किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है, उसका मापन करना बहुत आसान हो जाता है, और सबसे बड़ी बात उसका कॉम्प्रिहेंशन करना, मतलब उसको तुलनात्मक बनाना, एक दूसरे से तुलना करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो एनालिसिस मेजरमेंट करने के लिए, उसके बाद में एनालिसिस करने के लिए, और उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए डाटा को जिन मूल्यों का यूज किया जाता है उन्हीं मूल्यों को पार्टीशन वैल्यूज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी बड़ी समंकमाला को छोटे छोटे मूल्यों में तोड़ने वाले जो मूल्य होते हैं उन्हें ही पार्टीशन वैल्यूज या विभाजन मूल्य कहा जाता है। अब कौन कौन से होते हैं ये विभाजन मूल्य? तो 3 तरीके की पार्टीशन वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है जिसको हम कहेंगे क्वार्टाइल, हिंदी में कहते हैं चतुर्थक। दूसरा डिसाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमक। और तीसरा परसेंटाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं शतमक। तो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, ये 3 तरीके के पार्टीशन वैल्यूज को हम पढ़ेंगे। ध्यान रहे, आज हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में, कंप्लीट एकदम बात करूंगा क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पूरा हमारा फोकस रहेगा क्वार्टाइल पर। ध्यान देना, क्वार्टाइल का मतलब है वह मूल्य जो किसी भी समंकमाला को बराबर 4 टुकड़ों में तोड़ दे, उसको कहा जाता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्वार्टर से बना हुआ है। जैसे एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, तिमाही होती हैं 4, इसी तरीके से जब किसी भी समंकमाला को 4 बराबर भागों में तोड़ने वाली हमें कोई वैल्यू मिल जाए तो उसको कहा जाता है ये क्वार्टाइल है, ये चतुर्थक है।
जब चतुर्थक की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं, एक को हम Q3 कहते हैं और दूसरे को Q1 कहते हैं। क्वार्टाइल की बात करेंगे तो मुख्य रूप से दो क्वार्टाइल होते हैं, एक होता है Q3 और एक होता है Q1। जिस समंकमाला को हम क्वार्टाइल में तोड़ेंगे तो उसमें जो Q3 निकल करके आएगा ये 75% जो हमारी वैल्यूज होंगी उनका प्रतिनिधित्व करेगा, और Q1 जो होता है ये हमारा 25% वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करेगा। तो जब भी हम क्वार्टाइल कहेंगे तो हमें कहां Q3 और Q1 में जाना होगा। ध्यान रहे मैं क्वार्टाइल की बात करूं, Q से इसको प्रेजेंट करते हैं, डिसाइल को कहूं D से प्रेजेंट करते हैं, परसेंटाइल को कहूं P से प्रेजेंट करते हैं, आगे आई वीडियोस में बात करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, चाहे मीडियन हो, ध्यान दीजिएगा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, इन चारों के कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। मीडियन क्या करता है, किसी भी समंकमाला को बराबर दो भागों में तोड़ देता है, तो क्वार्टाइल क्या करता है, 4 भागों में तोड़ देता है, डिसाइल 10 भागों में तोड़ देता है, तो परसेंटाइल 100 भागों में तोड़ देता है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था मीडियन के कैलकुलेशन के लिए सीरीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना कंपलसरी है। तो ध्यान दीजिएगा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, बच्चा मेरे, इन सभी में आपकी सीरीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग होना अनिवार्य है। बिखरी हुई सीरीज में इनका कैलकुलेशन नहीं किया जाता। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में जा रहे हैं और वहां पर सीरीज हमारी बिखरी हुई है और मैं वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहा हूं, तो उनकी फ्रिक्वेंसीज को भी बराबर में उठा करके हमें उन्हें सीरीज में सेट करना होगा। अगर बात हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कर रहे हैं तो L1 और L2 प्रत्येक अपर क्लास इंटरवल का जो L2 है वही अपने लोअर क्लास इंटरवल का L1 होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा इनके कैलकुलेशन में। तो आज हम बात करते हैं किसकी, क्वार्टाइल की बात करते हैं। और क्वार्टाइल इतना इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, बच्चा इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप बात करेंगे कभी स्टैटिस्टिक्स की तो क्वार्टाइल आप पढ़ेंगे IQR बराबर क्या होता है, Q3 माइनस Q1। इसका यूज कब करेंगे, जब हमको मिड 50% वैल्यूज चाहिए होंगी। कभी भी आपको अगर मिड 50% वैल्यूज की बात कहे तो आप क्या करते हैं, IQR पढ़ते हैं। इसको निकालेंगे तो देखो ये किस पर बेस्ड है, Q3 Q1 पर। अगर आपको Q3 Q1 निकालना आता है तो IQR हो जाएगा। अगर हम कहें आपसे कि QD बताओ तो QD का फॉर्मूला क्या बनता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अगर आपसे कहें कि कोएफिशिएंट ऑफ QD बताओ तो क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। देखो अगर आपको ये आता है, Q3 Q1 का कैलकुलेशन आता है, तो देखो ये सब आपका हो जाएगा। अगर बाउले का विषमता गुणांक मैं आपसे पूछूं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ बाउले अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। ये देखो कितना इंपॉर्टेंस है आपके Q3 और Q1 का। तो आज अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वार्टाइल और A to Z खत्म कर दूंगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस तीनों ही सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है हमारे क्वार्टाइल का। लेकिन यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, विषय वस्तु आपको आसानी से डिलीवर हो जाती है, तो कृपया वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लोगों को तक इनको पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे क्वार्टाइल की। तो देखो हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। किसकी, इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, दोनों ही क्वार्टाइल मतलब Q3 और Q1 का। तो देखो आपको सीरीज कैसे, मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही लेके चलता हूं, डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लेके चल रहा हूं, ठीक ना। अगर बिखरी हुई होगी तो आप उसको सही कर लेंगे। मैं मान रहा हूं 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22, ये मेरी सीरीज है। ओके, बिखरी हुई हो तो असेंडिंग डिसेंडिंग करना तो आपको आता ही है, शुरुआती वीडियोस आप देख लीजिए, नहीं आपको आता है, मैंने ये बताया ही नहीं कि सीरीज होती, मैंने तो बताया कि सीरीज कैसे बनाई जाती है। अगर नहीं देखा था तो देखो जाके ना उधर। चलो तो देखो ये सीरीज है, इसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है, Q3 कैलकुलेट करना है और Q1 कैलकुलेट करना है। तो जब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो Q3 बराबर क्या होता है, Q3 इक्वल टू 3n+1 अपॉन 4 आइटम वैल्यू। ओके, तो Q3 इज इक्वल टू 3 और यहां n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो 3, 3, 6, 1, 7,
7 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम वैल्यू। तो Q3 बराबर 3 × 8 अपॉन 4 और 24/4 = 6th आइटम वैल्यू है ना भाई। क्या आ गया? 6th आइटम वैल्यू आ गई। 6th आइटम वैल्यू क्या है? 3 2 5 1 6। तो Q3 = क्या हो गया मेरा? 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया Q3 की वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये Q3 हो गया। अब हम बात करते हैं Q1 की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। तो बस ये 3 हट जाएगा। n + 1/4 आइटम वैल्यू। Q1 क्योंकि ये 3 भागों में 75% को लेता है तो 3, ये 25% को लेता है तो कुछ नहीं। 7 + 1/4 और 8/4 = सेकेंड आइटम वैल्यू। तो Q1 = सेकेंड आइटम वैल्यू क्या है? 8। तो देखो Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया इन इंडिविजुअल सीरीज। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कंप्लीट डिजिट आई, आपने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया कि कंप्लीट डिजिट आए और फटाफट आप सॉल्व कर लें। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहां पर हमारा आपने जो ऑर्डर लिया वो कुछ ऐसा लिया कि कंप्लीट डिजिट बन जाए। मैं नहीं मानता इसको। दूसरा क्वेश्चन बताइए आप जिसमें ये कंप्लीट डिजिट ना आए। तो मैं 22 को हटा करके एक और 25 मान लेता हूं और अब n = क्या हो गया? 8 हो गया। 3 3 6 2 8 हो गया। ओके, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई थी और दूसरी कंडीशन फिर से समझा रहा हूं। Q3 = 3n + 1/4 आइटम वैल्यू। ओके, तो Q3 = 3 8 + 1 डिवाइडेड बाई 4 और 3 × 9/4 और 9 3 27 डिवाइडेड बाई 4 = 4 6 24 4 7 28 4 5 20 आइटम। क्या बात है सर, अब की बताओ तो हम जाने। 6.75 आइटम वैल्यू आई है ना। देखो 4 6 24 बचा 3 30 4 7 28 और 4 5 20। अब की बताइए सर। बता देंगे ना यार, काहे परेशान हो रहे हो। देखो Q3 जब हम लोग कैलकुलेट करने चलेंगे तो देखो मुझे 6.75 की वैल्यू नहीं पता, मैं ढूंढने आया, मुझे नहीं पता। तो जब कभी भी आपका पॉइंट में ऐसे आंसर आ जाए, जब आपका पॉइंट में कभी आंसर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा जो मैं क्वार्टाइल में बता रहा हूं यही डिसाइल में करूंगा, यही परसेंटाइल में करूंगा। तो अगर इसको समझ गए ना तो वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन समझो आप, मुझे 6.75 की वैल्यू नहीं पता है लेकिन मुझे 6th आइटम वैल्यू तो पता है। तो जब कभी भी ऐसे पॉइंट में आए वैल्यू तो सबसे पहले जो कंप्लीट डिजिट है उसकी वैल्यू ले लेना। क्या? 6th आइटम वैल्यू = 3 3 6 कितनी है? 20। अब 0.75 आइटम वैल्यू = 0.75। हमको 0.75 की वैल्यू नहीं पता लेकिन मुझको ये तो पता है कि 6.75 3 3 6 इसके बीच में ही तो है, 20 और 22 के बीच में ही तो है। 7.5 कहां है? 0.75 कहां है? 6 तो 20 है। छठा मूल्य आया तो 20 आ गया, 7 आ जाता तो 22 हो जाता, लेकिन वो आया 6.75। तो 0.75 की वैल्यू कहां है? 20 और 22 के बीच में है। कहां है? 20 और 22 के बीच में है। इसके बीच की दूरी क्या है? 2। तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई दे दो। कितना आ गया? 1.5। कितना आ गया? 1.5। तो हमारा Q3 = 21.5। ओके, ना तो 20 है ना 22 है, ना 20 है ना 22 है। 20 की वैल्यू देखो 21.5। बात समझ में आई? जब कभी पॉइंट में आ जाएगा तो ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे। एकदम सही समझ में आ गया? हाँ जी सर, अब तो आ गया ना। चलिए Q1 मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सॉल्व करके बता दो हमको कि Q1 क्या आया। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, अगर आपको हमसे पहले अगर आपका कैलकुलेशन हो जाए तो जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो Q1 में जाएंगे तो 3 नहीं Q1 है तो n + 1/4 आइटम वैल्यू और 8 + 1/4 और 9/4। 9/4 करेंगे तो क्या आएगा? =
इज इक्वल टू 4 दूना 8, बचेगा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 आइटम वैल्यू। 2.25 आ गया। क्या आ गया? 2.25। मुझे 2.25 की वैल्यू नहीं पता, 2 की वैल्यू पता, 3 की वैल्यू पता, लेकिन 2.25 की वैल्यू नहीं पता। तो मुझे जो पता है वो ले लो ना, 2 की वैल्यू तो पता। तो सेकेंड आइटम वैल्यू इज इक्वल टू 8। सेकेंड आइटम वैल्यू क्या है? 8, लेकिन आंसर मेरा 8 थोड़े। तो 0.25 वैल्यू, 0.25 आइटम वैल्यू इज इक्वल टू 0.25 इंटू, अब ये कहां है 25? 8 और 12 के बीच में है ना, क्योंकि अगर 3 आ जाता तो 12 आंसर हो जाता, 2 आता तो 8 हो जाता, लेकिन ना तो 2 आया ना 3 आया, तो क्या क्या आया? 2.25 आया। तो 2.25 कहां है? इसके बीच में है, इसके बीच की दूरी क्या है? 4 है। तो 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 एंड Q1 इज इक्वल टू 9। Q3 एंड Q1 कैलकुलेटेड, कैलकुलेट हो गया। देखो ये Q3 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है। कंप्लीट डिजिट में आ जाए, बहुत इजी है। नहीं आए तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। उम्मीद है इंडिविजुअल सीरीज की तो परखच्चे उड़ा दी होंगे आपने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल समझ में आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया ना करो, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। चलिए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल का कैलकुलेशन करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज की तो एक क्वेश्चन बना देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में ये मेरी एक्स की वैल्यूज दी गई हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वह है 4, 6, 2, 8, 5, 4 4 तो हो चुका है, 3 और 7। ये वैल्यूज दी गई है मुझे फ्रिक्वेंसी की। हो गया क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको बिखरा हुआ दिया होता, कैसे दिया होता? हमको दिया होता 20, 16, 14, 12, 10, 8, 18, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 हो गया। 20 की फ्रिक्वेंसी है 7, 16 की है 5, 14 की है 8 और 12 की फ्रिक्वेंसी है 2 और 10 की फ्रिक्वेंसी है 6 और 8 की फ्रिक्वेंसी है 4 और 20 की फ्रिक्वेंसी 18 की फ्रिक्वेंसी है 3। तो इसको मैं इस तरीके से सही कर लेता। ओके, अगर ये क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दिया होता, ये x और ये f, तो मान लो इसको ऐसे सही कर लेता। ओके, ये मान लो क्वेश्चन गलत दिया हुआ था तो इसको सही करने का ये क्रम होता हमारा। ध्यान रखिएगा क्वार्टाइल हमेशा असेंडिंग सीरीज में ही कैलकुलेट किए जाते, डिसेंडिंग में क्वार्टाइल का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो देखो यहां पर मेरा ये वैल्यूज बन चुका है, मेरी सीरीज बन चुकी है। जब कभी भी डिस्क्रीट सीरीज में आपको कैलकुलेशन करना हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन करना हो तो आपको CF बनाना मस्ट होता है। बिना CF के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, तो CF बनाइए। CF क्या कैसे बनती है? जोड़ते हुए बनती है ना। CF तो बता चुका हूं, बहुत बताया है, बहुत क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको CF वाले, लेकिन फिर से बताता हूं। पहली वैल्यू है 4 + 0 इज इक्वल टू 4, फिर 6 प्लस नहीं 4, जो यहां की वैल्यू आए 4 + 6 बराबर 10, फिर 10 + 2 बराबर 12, फिर 12 + 8 बराबर 20, 20 + 5 बराबर 25, 25 + 3 बराबर 28 और 28 + 7 बराबर 35। ये हो गई मेरी CF। ओके, अब ये जो नीचे हमने क्वेश्चन को सही किया था इसको हटा देते हैं। फ्रिक्वेंसी का टोटल करो, n इज इक्वल टू यही आना चाहिए 35, 6 4 10 2 12 8 20 5 25 3 28 7 35 हो गया। चलिए अब देखते हैं यहां पर कैसे कैलकुलेशन। यहां बहुत इजी होता है, इंडिविजुअल सीरीज में थोड़ा सोचना होता है, डिस्क्रीट सीरीज बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले जब Q3 की वैल्यू निकालने चलोगे तो Q3 इज इक्वल टू 3n + 1 अपॉन 4 आइटम वैल्यू, और 3n क्या है 35 + 1 अपॉन 4, और 3 इंटू 36 अपॉन 4, और 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10 अपॉन 4। ठीक है ना?
वैल्यू समझ में आ रही है आपको? 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 108/4 इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 और बचेगा हमारा 2, तो हो जाएगा 4 सत्ते 28। क्या आ गया? 27 आ गया, 27th आइटम वैल्यू। अभी 27th आइटम वैल्यू अब हमको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है? इधर वो बात नहीं होती जो पिछले क्वेश्चन में थी, पॉइंट में आए चाहे जैसे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मेरा 27.25 भी आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? मैं देखूंगा Q3, यहां पर Q3 नंबर होता है, ये Q3 नंबर। तो Q3 नंबर 27th आइटम वैल्यू मेरी फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले कहां पर इंक्लूडेड है? तो वैल्यू Q3 नंबर 27 इज फर्स्ट टाइम includes into 28th CF वैल्यू। जो मेरा Q3 नंबर 27 है वो फर्स्ट टाइम कहां पर इंक्लूड है? तो CF की 28th वैल्यू में इंक्लूड है। जो 28 आया है CF की वैल्यू, इसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूड है। कहां पर इंक्लूड है? फर्स्ट टाइम 28th में इंक्लूड है। यही देखा जाता है कि जो मेरा Q3 की वैल्यू निकल के आई है वो फर्स्ट टाइम कहां पर इंक्लूड है। तो चाहे मेरा 27 आया, चाहे 27.25 आता, चाहे 27.5 आता, चाहे 27.65 आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब पहली बार कहां मिलते हैं? 28 में। सो वैल्यू ऑफ Q3 विल बी, इसके सामने की वैल्यू क्या है? 18। बस Q3 की वैल्यू क्या हो गई? 18। Q3 इक्वल टू 18। ये देखो कैलकुलेशन हमारी हो गई। आपको यही देखना होता फर्स्ट टाइम कहां पर इंक्लूड है, कहां पर फर्स्ट टाइम कहां पर इंक्लूड है। चलिए और आगे देखते हैं Q1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये Q3 की बात खत्म हो गई। जब Q1 में आएंगे तो क्या करेंगे? n+1/4 Q1 नंबर होता है ये भी Q1 नंबर इज इक्वल टू n+1/4 आइटम वैल्यू, और n क्या है मेरा? 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और 36 डिवाइडेड बाई 4, 9। क्या आ गया? 9 आ गया। Q1 नंबर क्या आया? 9। Q1 नंबर 9 फर्स्ट टाइम कहां इंक्लूड है? तो देखो फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इनटू 10। फर्स्ट टाइम Q1 नंबर 9 फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इनटू 10। कहां पर फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड है? 10 में फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड है। सो Q1 इज इक्वल टू, यहां पर 10 के सामने क्या है? 10 ही है। 10 के सामने क्या है? देखना ये वाला आंसर नहीं है। आंसर हमेशा वैल्यूज से आते हैं। आंसर हमेशा कहां से आते हैं? जो वैल्यूज होती हैं आंसर हमेशा आपके वैल्यूज से आते हैं। तो Q1 बराबर 10 आंसर हो गया। Q3 बराबर क्या हुआ? 18। Q1 बराबर क्या हुआ? 10। अब Q1 Q3 पर जितनी भी वैल्यूज डिपेंड करती हैं, कैलकुलेशन करने में देर थोड़े लगेगी, फटाफट उड़ा के रख दोगे आप। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको Q3 और Q1 का कैलकुलेशन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पॉइंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे मेरा 9 आया, अगर मेरा 9.25 आता तो भी यही आंसर होता, 9.2 आता तो भी यही आंसर होता, 9.5 आता तो भी, 9.99 आता तो भी यही आंसर। ठीक है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ 10.01 आ जाता देन मेरा आंसर हो जाता 12, क्योंकि ये 12 में आ जाता है ये वैल्यू मेरी। तो उम्मीद है आपको डिस्क्रीट सीरीज भी बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इसी वीडियो में पूरा क्वार्टाइल खत्म। आज के बाद कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको Q3 Q1 की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर। क्वार्टाइल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। लेकिन यार बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपको वाकई समझ में आ जाए ना Q1 और Q3 की कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए देखते हैं, जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? CI दी गई होती है हमको। क्या दी गई होती है? CI। मान लो दी हुई है हमको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए गए होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दी गई है हमको? 4, 6, 2, 8 और 10, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है।
इसको हम लोग 9 कर देते हैं। क्या दी गई है? 9। ओके, ये फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है। तो अब देखते हैं, इसको 10 ही रखते हैं। क्या दी गई है? 10। ये फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेशन की जाती है जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि CF बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप क्वार्टाइल, मीडियन, डिसाइल या परसेंटाइल का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तब अगर आपको आज क्वार्टाइल समझ में आ गया तो बाद में डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन बहुत आसानी से फटाफट उड़ा के रख दोगे एकदम धुएं जैसा। तो चलिए देखते हैं CF 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20 और 20 10 30। n इज इक्वल टू 6 4 10 2 12 8 20 10 30। ये हो गया। अब हम लोग जब Q3 का कैलकुलेशन करने आएंगे तो हमको सबसे पहले चाहिए Q3 नंबर। वो कैसे आता है? 3n/4 आइटम वैल्यू। क्या सर +1 नहीं किया? 1 नहीं किया जाता है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n+1 नहीं होता है, क्योंकि यहां बैलेंस बराबर माना जाता है, इस वजह से n+1 नहीं किया जाता है। तो चलो यहां देखते हैं, और 3 × 30/4 और 90/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया 10, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आइटम वैल्यू क्या आ गई? 22.5 आइटम वैल्यू। क्या आई? 22.5 आइटम वैल्यू आ गई है मेरी। ओके, हाँ जी सर, ओके, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है? Q3 नंबर 22.5 फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इनटू 30 CF वैल्यू। फर्स्ट टाइम कहां इंक्लूडेड? देखो भाई, इन सबसे बड़ा है 4 10 12 20, सबसे बड़ा है 22.5। फर्स्ट टाइम कहां है? 30 में इंक्लूड है। तो Q3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां पर हमारा? नहीं बच्चा, देखो यहां क्या करना होता है। फर्स्ट टाइम कहां इंक्लूडेड है? 30 में इंक्लूडेड है। तो 30 में जब इंक्लूडेड है तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया F और ये हो गया C। ओके, सो हमारा क्वार्टाइल ग्रुप क्या बन गया? सो क्वार्टाइल ग्रुप, तो क्वार्टाइल ग्रुप इज 52-60। हमको इसके आधार पर हमने क्या निकाल लिया? क्वार्टाइल ग्रुप आ गया हमारा, जिसमें हमने देखा ये L1 है, ये L2 है, ये F है, ये C है। अब Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F, Q3 नंबर माइनस C। सब कुछ तो है। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। I का मतलब होता है L2 माइनस L1 ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। क्या? L2 माइनस L1 ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। एंड क्वार्टाइल Q3 नंबर का मतलब हमने कैलकुलेट ही किया हुआ है, उसकी कोई बात ही नहीं है। C का मतलब क्या होता है? अपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। अपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। तो देखो सब कुछ है आपके पास में, यहां देखो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Q3 इज इक्वल टू L1 क्या है? 50 प्लस I10 F10, यहां पर 22.5 माइनस 20। Q3 इज इक्वल टू 50 प्लस 10/10 इंटू 2.5। Q3 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5। So Q3 is 52.5. Then value of Q3 is find out. यहाँ क्या हो गया? मैंने क्वार्टाइल Q3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि 52.5 आ गई है। उम्मीद है आपको Q3 बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं Q1 का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले चाहिए होगा Q1 नंबर इज इक्वल टू n/4 आइटम वैल्यू। n क्या है? 30 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 7 28 और 4 7 28 बचा 2, 4 पंचे 20, 7.5 आइटम वैल्यू। क्या आ गई? 7.5 आइटम वैल्यू। 7.5 आइटम वैल्यू कहां पर इंक्लूडेड है? ये देखो यहां पर क्वार्टाइल Q1 ग्रुप क्या बना? Q1 ग्रुप क्या बना? Q1 ग्रुप क्या बना? Q1 ग्रुप 20 to 30 बना। तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया F, ये हो गया C। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू I। तो Q1 बराबर
Q1 बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ Q1 नंबर माइनस सी। Q1 इज इक्वल टू L1 क्या है मेरा 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 और यहां पर 7.5 माइनस 4। Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3.5। 7.5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3.5। ओके, Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 6, 6 पंचे 30, 50, 6 अठे 48, 6 तियां 18, 6 तियां 18। तो Q1 इज इक्वल टू 25.83 एंड Q1 इज इक्वल टू 25.83। ओके, तो Q3 ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, Q1 ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होंगे तो सबसे पहले आपको Q3 नंबर और Q1 नंबर निकालना होगा। यहां से जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर आपको ग्रुप डिसाइड करना होगा। जब ग्रुप आप डिसाइड कर लेंगे तो उसकी लोअर लिमिट L1 हो जाएगी, उसकी अपर लिमिट L2 हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी F हो जाएगी, उसके ऊपर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होगी वो C हो जाएगी और आपका फॉर्मूला L1 प्लस आई अपॉन एफ Q3 माइनस Q3 नंबर माइनस C ऐसा करके कर लेंगे और यहां पर इस तरीके से Q1 का कैलकुलेशन कर लेंगे। उम्मीद है क्वार्टाइल का कैलकुलेशन आपको A to Z बहुत ही आसानी से साथ सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा अगर लगातार आप दिमाग लगाकर हमारे साथ बने रहें अगले 30 मिनट तक। तो ध्यान देना, क्वार्टाइल में डिसेंडिंग सीरीज में इसका कैलकुलेशन कभी नहीं किया जाता। क्वार्टाइल का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग सीरीज में ही किया जाता है, डिसेंडिंग सीरीज में इनका कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो अगर भाई आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और ये वीडियो आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए वीडियो आपको सरलता पूर्वक डिलीवर्ड हो जाते हैं, कंटेंट आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करिएगा जो इसमें बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई या फिर स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मेरा पारितोषिक होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे डिसाइल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पूरा A to Z क्लियर कर दूंगा डिसाइल। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।